हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई उसमें हम लोगों ने जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के अलावा हम लोग इन जनरल सेकेंड ऑर्डर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर को जब पढ़ाया जाएगा तो वहीं से सूडो ऑर्डर का थोड़ा बहुत मतलब निकल कर आएगा। बट उसके आगे हायर ऑर्डर के रिएक्शंस आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका हम लोग सिर्फ एक जनरलाइज कंसेप्ट बनाकर चलेंगे और खैर कुछ भी नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड है। आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये पता होना चाहिए। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग वही सारा काम करेंगे जो कि हमने फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था। शायद तुम्हें याद होगा कि हमने फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या किया था, पूरा के और टी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया था। उसके अलावा आप लोगों ने हाफ लाइफ वाला टर्म कैलकुलेट किया। तो वही सारी की सारी बातचीत तुमको यहाँ पर अगेन रिपीट करनी है। डन, चलो तो शुरू करते हैं फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको हमेशा एग्जाम्पल्स के बारे में एटलीस्ट एक रफ़ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पूछ लेता है और उन एग्जाम्पल्स में आपको फिर पता नहीं होता कि वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ऐसे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही फेमस हैं, हम लोगों के सिलेबस में हैं, उनका पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के साथ। बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग इस प्रकार की कोई रिएक्शन करवाते हैं ना, जिसमें आप हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को कंबाइन करवाकर आप प्रोड्यूस करवा रहे हो HCl, बैलेंस कर लेना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि सनलाइट फोटोन हमने उसको बेसिकली दिया है। तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ टर्म्ड एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये है, तो उस वक्त देखेंगे ये वाला पार्ट। बट ये एक एग्जांपल होता है किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर आपके पास मान लेते हैं कोई रिएक्शन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन? तुम्हें शायद याद होगा हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है। सरफेस केमिस्ट्री में हमने इस बारे में बातचीत की है कि आपके पास एक सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट को आप कन्वर्ट करते हो किस में, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप वहाँ पे एंजाइम डालते हो। तो ऐसे केस में दोज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम लोग कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और ये भी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर में बैक्टीरियल बताया था, ज़ीरो ऑर्डर में एंजाइम कैटेलाइज बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास अमोनिया है, अगर आप अमोनिया को मॉल्बेडनम या फिर टंगस्टन इनमें से किसी भी दो मेटल की सरफेस पे एड्जॉर्ब करवाकर अगर आप उनको डिकम्पोज करवाते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में करस्पॉन्डिंगली, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन भी कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, आप लोगों के फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर मैकेनिक्स के अंदर। कौन से नियम को फॉलो करती है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा और क्या बातचीत है, जैसे आपके पास अगर HI है ना, HI, अगर आप HI को डिकम्पोज कर रहे हो, किसकी मदद से डिकम्पोज कर रहे हो, अगर आप गोल्ड की मदद से डिकम्पोज कर रहे हो यानी कि H2 + I2 में, तो वो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आ गया। अगर आपके पास फॉस्फीन है, उस फॉस्फीन को निकिल की मदद से आपने डिकम्पोज किया, ठीक है, तो वो भी किसके कैटेगरी के अंदर में आ गया, आप लोगों की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया। अगर तुम्हारे पास एक N2O ये वाली एक गैस है, ठीक है, N2O आप लोगों की क्या होती है, गैस होती है। अच्छा, और उसके अलावा अगर मैं इसको प्लैटिनम की सरफेस प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लैटिनम की सरफेस प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, प्लैटिनम की सरफेस मिलते बराबर ये डिकम्पोज हो जाएगी और डिकम्पोज होकर क्या बना लेगी, N2 +
आप लोगों का हाफ O2। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बाकी तो तुम N2O के बारे में जानते ही हो कि N2O इज़ नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ये आप लोगों की लाफिंग गैस होती है। ठीक है, हाँ हाँ करके हंसने वाली गैस। अभी रिसेंटली तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा गैसियस स्टेट, आई थिंक है ना, उसमें जब मैंने डिफ्यूजन वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, उस वक्त मैंने पूरा का पूरा आई थिंक एक प्रवचन दिया था। ठीक है, कंपाउंड्स मतलब नॉट कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में मैंने वहाँ पे आई थिंक 5 या आप लोगों के 6 ऑक्साइड्स के नाम बताए हुए थे। ठीक है, और उनमें बताया था किसका कलर कैसा होता है, और उसके अलावा ये भी बताया था कि कौन सी उसमें से पैरामैग्नेटिक होता है, कौन उनमें से डायमैग्नेटिक होता है ना। तो ऐसे केस में थोड़ा उस चार्ट को ना रिवाइज कर लेना। कैसा है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इतने फेमस होते हैं कि कल को उनके छोटे से छटाक भरी के स्ट्रक्चर से तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये पर्टिकुलर ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, इसमें बताइए लोन पेयर टोटल कितने हैं। जैसे वो अभी एक आई थिंक वो 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन के स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होते हैं। अब जिस इंसान को पता है वो बता सकता है, राइट। अच्छा, अब उसके अलावा इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक चीज़ जान के रखो कि ये कैसी होती है, आप लोगों की डायमैग्नेटिक होती है नेचर में। हम लोगों को डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, तो बस इतना याद रख लिए कि डायमैग्नेटिक का मतलब वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखना। अच्छा, और उसके अलावा आप N2O के कलर के, क्योंकि गैस है तो गैस का में भी कुछ कलर वालर शायद हो, तो ये आप लोगों की एक कलरलेस गैस होती है। बाकी तो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताई हुई है पूरे 5 से 6 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा आज रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ कर लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों के उन रिएक्शंस के जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अच्छा, ये अगर कहीं भी वर्ड दिख जाए कि एक रिएक्शन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है, तो आप समझ जाना कि वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। कहीं अगर ऐसा लिख कर दिख जाए कि हम लोगों ने अमोनिया को मॉलिब्डेनम की सरफेस के ऊपर डिकम्पोज करवाया है, तो आप समझ जाना कि वो भी आप लोगों की क्या है, एक ज़ीरो ऑर्डर। सो दीज आर द वेरियस वेज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट इज़ विच ऑर्डर रिएक्शन। और भी कोई तरीका है क्या जिससे हम इन नामों के अलावा भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बल्कि आपका रामबाण इलाज है। मैक्सिमम टाइम तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सॉल्विंग में ये तुमको बचाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूनिट की, किसकी यूनिट की? पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ें हैं, एक है रेट और एक है के। इन दोनों की यूनिट्स के बारे में, तो अभी अगर मैं इस के की यूनिट्स के बारे में बात करूं, तो तुमको जिस दिन पढ़ाया गया था कि के क्या होता है, उस दिन मैंने तुमको बताया था कि के का आप एक जनरल फॉर्मूला आप यूज़ करते हो। ठीक है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला के का? जो जनरल फॉर्मूला हम के का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आप लोगों का क्या था उसका, मोल है ना, रेज टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज टू द पावर n-1, और जो भी टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेकेंड, मिनट, आवर, उस वो इन्वर्स में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसके लिए ये n की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो देयरफॉर आपके पास अब जो यूनिट निकल के आएगी के की, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी मोल रेज टू द पावर आपका 1, लीटर रेज टू द पावर -1, और टाइम इनवर्स, ये इस तरीके से। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है इन दोनों को क्लब करके, मोलैरिटी और यहाँ पर टाइम इनवर्स। अब टाइम की जगह सेकंड भी हो सकता है, वहाँ पे मिनट भी हो सकता है, वहाँ पे आवर भी हो सकता है। लेकिन तुमने डिफरेंस नोट डाउन किया कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो के की यूनिट निकल के आ रही थी वो क्या आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स, ख़त्म कहानी।
है ना, सिर्फ इतना ही आ रहा था वहाँ पे लिखकर, हाँ। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या लिखकर आ रहा है, उस टाइम के आगे मोल्स और लीटर भी। तो ये एक तरीका हो जाता है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू दी हो तो के की वैल्यू के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है कि वो एक आप लोगों की क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ख़त्म कहानी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसी तरीके से हम लोग डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे आप लोगों की ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो मैं तुम लोगों को डेरिवेशन तो बताने वाली हुई ही, खैर तो आगे कंटिन्यू करते हैं पहले डेरिवेशन की तरफ। कंसिडर करिए कि आपके पास एक रिएक्शन है ए से लेकर बी, मतलब ए से लेकर लेट्स से प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ रेट लिखो सच दैट कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होनी चाहिए, तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0। मान लेते हैं आपके पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट। मैं कहती हूँ आप इस रिएक्शन का रेट लिखिए सच दैट कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होनी चाहिए। सो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे फॉलो होगी, रेट इज इक्वल्स टू के आपकी ए रेज टू द पावर 0 और बी रेज टू द पावर 0। अच्छा, 0 थोड़ा ब्रैकेट के अंदर आ गया, उसको बाहर कर लेना तुम। अब कौन मिटाए कौन करे। अच्छा वैसे पता है क्या, इस चीज़ को तुम्हें नहीं लगता, इस जैसे मैंने 0 जो पावर लिखी है इसको पता है ऐसे भी लिखा जा सकता था, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1। ठीक है, ए रेज टू द पावर 1 और बी रेज टू द पावर बोलो कितना, हमें ओवरऑल 0 चाहिए ना। ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि रिएक्टेंट में आप रेज टू द पावर 0 लगा दो। तो देखो वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, आप रेज टू द पावर 0 लगा दो, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि अदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपका ऑर्डर 0 आना चाहिए ना। आपके पास ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ही क्या होता है, हम किसी भी रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जो उसका ओवरऑल ऑर्डर होता है, ओवरऑल ऑर्डर बोलो कितना आना चाहिए आप लोगों का, 0 आना चाहिए। तो ओवरऑल ऑर्डर तो देखो इन दोनों की एडिशन की वजह से अभी भी आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर तो ये भी पॉसिबल है। एक दूसरे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ ऐसी भी पॉसिबल है, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर -5 बी रेज टू द पावर 5। देखो ओवरऑल अभी भी 0 आ रहा है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। वैसे मान के चलो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी इज गिविंग यू आप लोगों को अ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर -1 और सी रेज टू द पावर 0। ये भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जिससे सच दैट ओवरऑल 0 आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो कई बार कैसा होता है, पेपर में एक बहुत ही लो ग्रेड न्यूमेरिकल क्रिएट कर दिया जाएगा, बहुत ही लो ग्रेड, और उसमें क्या पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर बोर्ड्स एग्जाम में भी है, हम लोग बहुत अच्छे से रट्टा मारते हैं कि हाँ ये डेरिवेशन ऐसे करना है ऐसे करना है। तो तुम देखना कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि अच्छा ज़रूर उस डेरिवेशन में ए रेज टू द पावर 0 लेकर डेरिवेशन किया था, ओ इस डेरिवेशन को ज़रूर ए रेज टू द पावर 1 लेकर डेरिवेशन किया था, ओ। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हमेशा कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0 ही होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन रेज टू द पावर आपकी 1 ही होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, सच दैट कि आपका जो ओवरऑल है वो ओवरऑल क्या होना चाहिए, आप लोगों का 0 बैठना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो कि ओवरऑल आपका 0 बैठना चाहिए। तो जिनके लिए भी ओवरऑल 0 बैठेगा वो सारी रिएक्शन 0 ऑर्डर, जिनके लिए भी ओवरऑल 1 बैठेगा वो सारी रिएक्शन आप लोगों की कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।
क्या क्या कहानी मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैं जानती हूँ. व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट आई नो अबाउट अ ज़ीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. तो देखो मैं सारे पॉइंट्स का प्रूफ भी दूंगी, बट कैसा है, हमने क्योंकि लास्ट क्लास कर ली है तो इस क्लास में ये मेरा हक बनता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बातचीत कर सकती हूँ. मतलब नाउ आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ टाइम, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ. तो एक सर्टेन स्पेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलिए ठीक है, एक सर्टेन पेस हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं. तो सबसे पहला पार्ट आता है कि आपको डिराइव करना है के और टी के बीच का रिलेशनशिप, क्योंकि के और टी का जो रिलेशनशिप आएगा वो आपको बहुत सारी जानकारी देकर जाएगा. जैसे कि के और टी का रिलेशनशिप आपको ग्राफ्स में हेल्प करेगा, उससे आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो, उससे आप ये बता सकते हो कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा. जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों की कभी क्या नहीं होती है, बताओ, ख़त्म ही नहीं होती है, चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है बेशर्मों के समान. तो ये सारे पॉइंट्स पे कैसा हम लोगों को बातचीत करने का हक देता है कौन, डेरिवेशन. तो पहले हम लोग अभी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं. तो देखो डेरिवेशन करने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं. आप एक रिएक्टेंट लो, दो रिएक्टेंट लो, आप तीन रिएक्टेंट लो, जितने रिएक्टेंट लेने हैं आप उतने रिएक्टेंट लो. बट हम लोग कैसा है, सिर्फ एक रिएक्टेंट के साथ ही काम करेंगे, ठीक है, डिराइव करने के लिए. और उसी फॉर्मूले को आपको थ्रू आउट यूज़ भी करना है. ए से हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में. अगर मैं तुमको इसका रेट के बारे में बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगा, के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0. ठीक है, ये रेट लॉ वाला मैंने लिखा है जहाँ पे, ठीक है, रेट लॉ वाला मैंने लिखा है. और अगर मैं डिफरेंशियल तरीके से लिखूँ, डिफरेंशियल वे में, तो रेट क्या होता है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी. ठीक है, ये होता है आपका रेट. अब एक ही रिएक्शन के दो अलग अलग रेट तो पॉसिबल हो नहीं सकते ना. तो यानी कि मैं दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर क्लब कर दूं और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्लब करके मैं रेट के बारे में बातचीत करूं, तो क्या हम लोग रेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0. अब देखो मैथ्स में इतना तो तुमने सीखा होगा छोटी कक्षा में जब इंडाइसेस पढ़ रहे होगे कि ए रेज टू द पावर 0 बेसिकली कितना होता है, 1 होता है. ए रेज टू द पावर 0 बोलो कितना होता है, 1 होता है. तो यानी कि इस पर्टिकुलर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है सिर्फ के, क्योंकि ए रेज टू द पावर 0 तो कितना हो गया, 1 हो गया. अभी क्या करना है, हम लोगों को वेरिएबल सेपरेट करना है, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में किया था. सेपरेट करने से फ़ायदा क्या होगा, इंटीग्रेट कर सकते हो. और क्या फ़ायदा मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो नीचे यहाँ काय की लिमिट्स डाल रहे हो, ए नॉट की, और ऊपर कौन सी लिमिट डाल रहे हो, ए टी की. मैम मैंने पिछली बार ना 2 केसेस बनवाए थे, तुम्हें शायद याद होगा कि पिछली बार मैंने तुम लोगों से 2 केसेस बनवाए थे. पहला मैंने क्या कहा था कि आपको ए नॉट और जो ए टी है ये दोनों आपको गिवन है, वो हो गया आपका एक केस. और दूसरा केस मैंने क्या बनवाया था कि ए नॉट जो है वो आप लोगों को गिवन नहीं है, ठीक है, एंड जो ए टी 1 है और जो ए टी 2 है वो आपको गिवन है. जिनको पिछली क्लास पता है, जिनको पिछली क्लासेस के बारे में आइडिया है, उन्हें ये सारी बातचीत समझ में आ रही होगी. अब जिनको पिछली क्लास का कोई अता पता नहीं है, उन लोगों को ये चीज़ दिमाग में नहीं जा रही होगी यार ये चल क्या रहा है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है पुरानी क्लास का पता होना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे कमांड होना. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर नहीं आती है तो पहले उसको सीखो. तो खैर फिलहाल अभी तो मैं केस नंबर ए को ही डिस्कस कर रही हूँ, केस नंबर बी को तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी. और बोर्ड एग्जाम्स में जो डेरिवेशन पूछा जाता है ना 2 to 3 मार्क्स के लिए, वो केस नंबर ए ही पूछा जाता है. केस नंबर बी तो खैर वो लोग पूछते भी नहीं है. तो केस नंबर ए के अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रेट करना है, जहाँ पे इनिशियल लिमिट्स हम लगाएंगे ए नॉट, फाइनल लिमिट्स हम लगाएंगे ए टी, जहाँ पे ए नॉट और ए टी का मतलब क्या होता है, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और ए टी का मतलब होता है कि आफ्टर टी टाइम कितना रिएक्टेंट बचा. प्लीज़ फोकस ऑन माई वर्ड्स, बचा. ठीक है, अच्छा. और यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी और यहाँ पे डॉट डी टी. अब नॉर्मल मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेस, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा है तो बोलो क्या होता है, एक्स.
इंटीग्रेशन ऑफ डी एम लिखा है तो क्या होगा बोलो एम। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिखा है तो उसको क्या लिखा जा सकता है ए। ठीक है, अच्छा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की पुट करनी है, ए नॉट से लेकर लिमिट्स पुट करनी है 80 तक की। माइनस ऑफ के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक की पुट करनी है, 0 से लेकर टी तक की लिमिट्स पुट करेंगे। चलो लिमिट्स पुट कर देते हैं, पहले हायर लिमिट पुट करते हैं तो ये 80 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ए नॉट हो जाना है, मतलब हायर लिमिट माइनस अपर लिमिट। मैथ्स हो रही है, केमिस्ट्री तो हो ही नहीं रही है अभी। इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ अपर लिमिट टी की जगह टी और लोअर लिमिट उस टी की जगह यानी कि 0। तो ये चीज़ कितनी हो गई, दिस वुड बी 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। क्या ये एक्सप्रेशन दिख रहा है? थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को सजार और सवार लो, तो जब इस एक्सप्रेशन को ठीक से लिखोगे तो यहाँ से तुमको ये पता चलेगा कि अच्छा तुम्हें अगर कंसंट्रेशन के आजू बाजू ये स्क्वायर ब्रैकेट देना अच्छा नहीं लगता है तो तुम ना भी दो, लेकिन कैसा है केमिकल इक्विलिब्रियम के ज़माने से हम लोग कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते आ रहे हैं, तो मेरी आदत हो गई है खैर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तुम्हें शायद याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो वहाँ पे लॉग वॉग आया था। ये देखो कितना प्यारा है, कितना आसान है ना। ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अच्छा, अब कई लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि मैडम वो जो माइनस साइन राइट साइड दिख रहा है ना, आप इस माइनस साइन को यहाँ ले आओ। तो अगर मैं माइनस साइन को यहाँ पे क्या करवाती हूँ, शिफ्ट करवाती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जो 80 आपको अभी पॉजिटिव दिख रहा है, ये 80 आपको कैसा दिखना लगेगा, नेगेटिव। और जो ए नॉट पहले नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू के टी। सो देयरफॉर यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए नॉट माइनस ऑफ 80 इक्वल टू के टी, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं, तो चाहे आप इस तरीके से याद रखो या चाहे आप इस तरीके से याद रखो, बात तो दोनों में सेम ही है ना। बस अपन ने राइट हैंड साइड का माइनस साइन उठाकर बाजू में ले आए, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू के टी। मैं इसके टर्म्स में याद रखती हूँ, ये मैं पर्सनली जो मुझे याद रखने का मेरा तरीका है, पर्सनली मैं इस तरीके को याद रखती हूँ। रीज़न क्या है इस तरीके को याद रखने का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी जब हम लोग लॉग के अंदर की बातचीत करते थे तो ए नॉट ऊपर आता था और 80 नीचे आता था, है ना, ए नॉट अपॉन 80 होता था, याद आ रहा है। तो यहाँ पे भी ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि यार किस काइनेटिक्स में ए नॉट पहले था, किस काइनेटिक्स में 80 पीछे था, इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको ए नॉट माइनस 80 लिखा ताकि दोनों में ए नॉट पहले आए और दोनों में 80 बाद में आए। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी माइनस का कोई झोल नहीं था, और देखो इस पर्टिकुलर में भी कोई माइनस का झोल नहीं है। तो इसमें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस तरीके को आप याद रखो, क्योंकि कैसा याद रखना कठिन काम नहीं होता है। एग्ज़ाम के दिन उसको अप्लाई करते वक्त कन्फ्यूजन ना हो, ये थोड़ी सी हमारे लिए तकलीफदायी चीज़ होती है। तो ये हम लोगों का बेसिकली क्या कहलाएगा, फॉर्मूला नंबर 1। कोई लॉग नहीं, कुछ नहीं, वाह कितनी हसीन दुनिया है ना। फटाफट फटाफट हम लोगों का सब कुछ निकल कर आ गया। मैंने इस तरीके से इस चीज़ को ऐसा क्यों लिखा, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको मैंने इस तरीके से इसीलिए लिखा क्योंकि ना पेपर वालों को अच्छा नहीं लगता है। तुमसे ग्राफ बनवाना उन लोगों का फेवरेट काम है। वो तुमसे क्या कहते हैं कि भाई ग्राफ बनाओ, तुमने बोला किसके वर्सेस का ग्राफ बनाऊं, तो वो तुमसे ये कहते हैं कि देखो आप 80 को ना वाई एक्सिस पे रख लो, ठीक है, आप 80 को क्या है वाई एक्सिस पे रख लो, और जो टी फॉर टाइम है उसको आप एक्स एक्सिस पर रख लो। ये इस तरीके की बात वो तुमसे करते हैं और बोलते हैं ग्राफ बनवाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो 80 वर्सेस टी का ग्राफ इसी पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से बनाया जाता है। अब बताइए 80 को हम कहाँ लिखने वाले हैं, वाई एक्सिस पर, टी को हम कहाँ रखने वाले हैं, आपकी एक्स एक्सिस पर। यानी कि आपको ही लगता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले टाइप का ग्राफ है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले टाइप का ग्राफ है, हाँ लगता तो है। अब अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले टाइप का कर्व है और तुम यहाँ पे अब मुझे बताओ m क्या होगा, तो अगर तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहाँ से तुम्हारा स्लोप यानी कि m यानी कि tan थीटा बोलो कितना आ रहा है, आपका माइनस k आ रहा है। तुम्हें लग भी रहा है कि हम कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं।
मैथ से तो चल रही है। और अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो ये आपका सी है और ये आप लोगों का ए नॉट है। यानी कि कंपैरिजन करने से क्या समझ में आ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट आप लोगों का किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो स्लोप आई है वो स्लोप कितनी आई है, निगेटिव आई है। और अगर स्लोप निगेटिव आई है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा, है ना। यानी कि ग्राफ बन जाएगा खैर ए से। और ओरिजिन से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, या फिर मैं कहूँ ये वाला जो कट है जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ए नॉट को इंडिकेट करता है। ठीक है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ए नॉट को इंडिकेट करता है, बराबर ए नॉट को इंडिकेट करता है। डन। तो इसीलिए मैंने उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को उस फॉर्मेट में लिखा था ताकि उससे हम ग्राफ बना सकें। बट अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एक्सप्रेशन याद करना है पर्सनली, ठीक है, अगर आपको उस चीज़ को याद रखना है तो देखो, रिमेंबर करने के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप याद रखें वो रहेगा ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। दिस इज़ मच बेटर, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। बोलने में भी आसान है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, और है भी आसान। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। डन। तो हमारा फॉर्मूला बताइए क्या है, हमारा फॉर्मूला है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। खैर, अभी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मुझे क्या डिराइव करना है, मुझे डिराइव करना है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का जो सिंबल होता है वो होता है T1/2, या फिर ऐसा भी लिख देता है कई बार T 50%। अब हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है, मैं तुमको ये तो पिछली क्लास में यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स वाली क्लास में ऑलरेडी गहराई में समझा चुकी हूँ कि आप इस पर्टिकुलर टर्म को हाफ लाइफ कहते हो, है ना। और उसके बाद जो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स लिए थे उसमें मैंने ये तक बता दिया था कि इस परसेंटेज वाली चीज़ को और किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि कितना समय लगा ताकि आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्वांटिटी वाइज बोलो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, कितना आपकी रिएक्शन को आपने वक्त दिया, कितना समय उस रिएक्शन ने लिया ताकि जो रिएक्टेंट, जब आप ओरिजिनली आपने जो रिएक्टेंट लिया था, इनिशियली आपने जो रिएक्टेंट लिया था वो रिएक्टेंट अब आपका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। सॉरी, नॉट डबल, आई एम सॉरी, हाफ हो चुका है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं गलती से डबल बोल दिया। ठीक है, वो क्या हो गया है, हाफ। ठीक है, वो क्या हो गया है, हाफ। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन ली थी तो 1 मोलर से 0.5 मोलर पहुंचने में कितना वक्त लगा, दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का जब भी डेरिवेशन करना होता है, हम कैसे डेरिवेशन करते हैं, टी यानी कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी इनिशियली, तो टी इनिशियल को कितना लेते हैं, 0। उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा टाइम कैलकुलेट करूँ, यानी कि मैं बेसिकली फाइनल टाइम क्या चाहती हूँ कि मेरा फाइनल टाइम टी हाफ हो, मैं टी हाफ कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो जब मैं टी हाफ कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि टी हाफ के होने के वजह से आपके ए फाइनल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ए टी पे आपके क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप ये सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, कितना टाइम लगेगा ताकि कंसंट्रेशन आधी हो जाए। तो अगर कंसंट्रेशन आधी होकर ख़त्म हो गई तो बोलो बची कितनी, आधी। तुम्हारे पास 2 कैडबरी थी, तुमने 1 खा ली, बोलो बची कितनी, 1, है ना। तो अगर आपने स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन ए नॉट ली है और उस ए नॉट का आधा खर्च हो गया तो बचा भी कितना होगा, आधा ही बचा होगा ना भाई। ठीक है, तो बचा कितना होगा आपका ए नॉट बाई टी। याद रखना, हमेशा हमको कितना बचा है इस पे बातचीत करनी होती है, ना कि इस पॉइंट पे बात करनी होती है कि कितना तुम यूज़ कर लिए। कितना बचा इस पॉइंट पे बातचीत करो, कितना बचा आप इस पॉइंट पे बातचीत करो। अच्छा, अभी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज आप लोगों का ए टी माइनस ए नॉट, ये लिखते हैं क्या, नो। अभी मैंने तुमको फॉर्मूला याद करवाया था, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू बोलो कितना, के टी। ए नॉट वैसे का वैसी, ए टी की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब आफ्टर हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन कितनी हो गई, वो आपकी ए नॉट बाई 2 हो गई, इक्वल टू के, टी की जगह T1/2।
अच्छा, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से टी हाफ की वैल्यू निकालूँ, के को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ तो ये मेरे पास टी हाफ की वैल्यू नहीं आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, ए नॉट अपॉन में 2k। कितनी आ गई, ए नॉट अपॉन में 2k। ये मेरे पास मेरी टी हाफ का बोलो क्या है, फॉर्मूला है। ये मेरे पास मेरी टी हाफ का बोलो क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन किसके लिए, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब तुम्हें अगर पुरानी क्लास याद है, अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स याद है, तो तुम्हें बताया था मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते वक्त कि वहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। मतलब न्यूमरेटर में होता है 0.693 और डिनोमिनेटर में होता है के। वहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, वहाँ पे आपके टी हाफ के फॉर्मूले में कहीं से भी कोई भी ए नॉट वाला टर्म आ ही नहीं रहा था। ठीक है, कहीं से भी आप लोगों का जो ए नॉट वाला टर्म है बराबर आप लोगों का आ ही नहीं रहा था। तो हमने क्या कहा था बताओ, हमने ये कहा था कि अच्छा टी हाफ के फॉर्मूले में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इसमें क्या नहीं आ रहा है, आप लोगों के टी हाफ वाला टर्म नहीं आ रहा है, ओ सॉरी ए नॉट वाला टर्म नहीं आ रहा है। ओ इसका मतलब ज़रूर आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है, आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बोलो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। बोलो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर लो, चाहे आप 2 मोलर लो या 6 मोलर लो, आप कितने भी मोलर लो, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन को ढेला भर का फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन की वजह से टी आपको ढेला भर का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखो ज़ीरो ऑर्डर के केस में, ज़रा ध्यान से देखो, ज़ीरो ऑर्डर के केस में जो टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया है, क्या लगता है इस टी हाफ के फॉर्मूले को देखकर, ज़रा मुझको भी सिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो इस टी हाफ के फॉर्मूले को देखकर हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि फॉर्मूले में निकल के आ रहा है ए नॉट अपॉन 2k। यानी कि मेरा जो टी हाफ है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, बोलो किस चीज़ के, ए नॉट पर। यानी कि अगर तुम कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, आप इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो किसी भी रिएक्शन का जो टी हाफ है वो भी बोलो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो टी हाफ भी बोलो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है इन आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकेंड ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बीच में, कि फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका टी हाफ है वो अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन बदल भी दी तो टी हाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, टेम्परेचर सेम रखना, परंतु लेकिन अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है ज़ीरो ऑर्डर में, लेकिन अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बदल रहे हो तो ऐसे केस में आप लोगों के पास वो जो पर्टिकुलरली आप लोगों का क्या है, बोलो आप लोगों का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे बोलो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड कर जाता है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो दो अलग अलग स्टूडेंट्स भले ही सेम टेम्परेचर पे ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन दोनों ही मान लो सेम ही रिएक्शन करवा रहे हों, लेकिन एक बंदे ने क्या करके रखा है, आप लोगों का क्या करके रखा है बताओ, कम कंसंट्रेशन ली है और एक ने ज़्यादा कंसंट्रेशन ली है। तो जिसने कम ली है उस केस में टी हाफ क्या होगा, कम, और जिसने ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया है उसमें टी हाफ बोलो कैसा होगा, आपका ज़्यादा। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ठीक है आप लोगों का न्यूमेरिकल क्रिएट किया जा सकता है। आपको एक रैंडम रिएक्शन दे देगा, उस रैंडम रिएक्शन में आप लोगों को वो क्या करवाएगा, पहले तो आइडेंटिफाई करवाएगा। बेसिकली तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ज़ीरो है कि वो फर्स्ट है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वो तुमसे क्वेश्चंस क्रिएट करवाएगा कि अच्छा देख भाई जरा बता तो सही, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं,
तो एक काम करना है कि पहले 2 मोलर के साथ काम करते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो एक बार 4 मोलर के साथ काम करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, टी हाफ डबल हो जाएगा, टी हाफ आधा हो जाएगा, कि टी हाफ सेम रहेगा, कि टी हाफ को फ़र्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन से? मतलब कुछ भी ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। तो कुछ भी मुंह से फूटने से पहले आपको बोलना क्या पड़ेगा, आपको दुनिया को बताना क्या पड़ेगा कि यार ये जो टी हाफ है ये इसके बारे में तो मैं तुमको तब बताऊंगा ना जब मुझे ये पता होगा कि ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अगर मुझे यही नहीं पता है कि ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, तो मैं उसके टी हाफ के बारे में क्या कमेंट करूँ? तो व्हेन यू विल नो अबाउट दी काइनेटिक्स कि वो कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अभी। बढ़िया, चल तो ये हो गया एक आप लोगों का ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, मतलब चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। परंतु अगर मैं अब बात करूँ किसकी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अंडरगोज कंप्लीशन। ठीक है, जो आप लोगों के पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो लोग कंप्लीट होती हैं, यानी कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका जो रिएक्टेंट है वो 100% तरीके से, यानी कि कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, बोलो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये एक समय ऐसा ज़रूर आएगा। ये समय आप लोगों को कहाँ देखने को नहीं मिलता है, ये समय आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर में कभी नसीब नहीं होता, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में एक समय आपको ऐसा डेफिनेटली मिलेगा जहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्शन आपकी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, 100% किस में कन्वर्ट हो रही होगी, प्रोडक्ट में। मतलब रिएक्टेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। ऐसी एक सिचुएशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब कैसा है कि ज़ीरो ऑर्डर के केस में क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो जो एग्जामिनर है उसका एक सवाल आ जाता है, सामने से फेंक देता है वो एक सवाल अपने मुंह पर। क्या बोलता है कि अच्छा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को तू कंप्लीट करवा सकता है? तुमने बोला हाँ करवा सकता हूँ, तो बोलेगा चल ठीक है, बता कितना समय लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो भैया कभी आप लोगों की क्या नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती। तो उसको जब वो जो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, अगर आप उसका टाइम निकालने जाओगे तो वो तो इनफाइनाइट ही होगा ना, राइट। जो कि मैंने लिखवाया भी नोट्स में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। परंतु अब क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट हो सकती है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए वो आपसे पूछता है कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। ठीक है, आपका इस तरीके के सवाल पूछता है। तो अब हमको बेसिकली ये भी कैलकुलेट करना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्या होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। तो देखो, कोई हाई फंटू चीज़ नहीं पूछी जा रही है। बेसिकली वो आपसे T1 पूछ रहा है, बेसिकली वो आपसे T100% पूछ रहा है। जब T हाफ पूछता था, इसका मतलब क्या होता था कि आधी रिएक्शन ख़त्म हो गई है ना, 50%। जब वो T1 पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, पूरी रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, यानी कि 100% रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, बराबर 100% रिएक्टेंट ख़त्म हो गया। अब सुनो कैसे करेंगे, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगर एक रिएक्शन आप लोगों की 100% क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो ऐसी रिएक्शंस जो 100% कंप्लीट हो जाती हैं उन लोगों की लगा कोई तुमसे पूछेगा 80 कितना है, तो हम क्या जवाब देंगे, 80 है, ज़ीरो। क्यों 80 हमारा ज़ीरो है, क्योंकि 80 का मतलब होता है कितना बचा। ठीक है, 80 का मतलब होता है कि कितना बचा, बराबर कितना बचा। तो जो रिएक्शन 100% ख़त्म हो चुकी है उसके पास बचेगा कैसे, ठीक है, उसके पास बचेगा कैसे, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब 80 आपका ज़ीरो है। खैर, अब तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई है। बताइए क्या होता है, A0 माइनस 80 इज इक्वल्स टू आपका KT। अब A0 वैसे का वैसे ही, अब 80 तो क्योंकि ज़ीरो हो गया, इक्वल टू KT 100%।
ठीक है, यानी कि 100% रिएक्शन को ख़त्म होने में या 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। सो देयरफॉर यहाँ से के टी 100% इक्वल्स टू मैं ए नॉट लिख सकती हूँ। ये सामने का के अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए नॉट अपॉन के। तो टी 100% वाली रिएक्शन को ख़त्म होने में कितना वक्त लगता है, ए नॉट अपॉन के। कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बताइए उस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो एक स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी याद रख सकता है, और अगर नहीं याद रखना है उसको फॉर्मूला, जो कि बेटर ऑप्शन होता है, तो वो कंसेप्ट याद रखे। क्योंकि ज़रूरी है क्या मैंने 50% के लिए करवाया, किसी ने 100% के लिए कराया, किसी ने 30% के लिए कराया, तो पेपर में भी 30, 50, 40% के लिए ही पूछा जाए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। आपको कितने भी परसेंटेज के लिए चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कितने भी परसेंटेज के लिए। मैं अभी एक 75% के लिए भी करके दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है। कितने भी परसेंट के लिए पूछी जा सकती है। सो बेटर ऑप्शन है क्या कि आप ये पूरा का पूरा तरीका याद रखो कि 80 को वहाँ क्या रखेंगे, इस तरीके का। अगर आप ये तरीका याद रखोगे तो आपको चाहे कल को किसी भी परसेंटेज के लिए पूछा जाए, आप कभी भी लटकोगे नहीं। अगर फॉर्मूले रट्टा मारोगे तो अटक जाओगे। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद करवाना सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट स्टिल ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ए नॉट अपॉन के, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में के। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि आपके पास T 50% है ना, कितना है, अभी अभी हमने ऊपर डिराइव किया था ए नॉट अपॉन 2K। आपके पास T 100% है, जस्ट अभी अभी हमने डिराइव किया ए नॉट अपॉन में, बोलो कितना K। आप एक काम करो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो ले लो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, T 50%, यानी कि 50% रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है, अपॉन में T 100%, रिएक्शन को 100% ख़त्म होने के लिए इतना वक्त लगा, इक्वल टू ए नॉट कट गया, के कट गया, और आपके पास क्या बचा 1/2। यानी कि T 100% रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए डबल टाइम लग जाता है, किसके कंपेयर में, 50% रिएक्शन के कंपेयर में, ठीक है। ये आप इस तरीके का, तो अभी क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जा सकते थे कि प्रूव दैट, अगर बोर्ड्स का पेपर लेट से दे रहे होते थ्योरी का, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है, वो समय आप लोगों का क्या है, डबल है एज़ कंपेयर टू द समय रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, है ना। इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप क्या करते, पहले टाइम कैलकुलेट करते, 50% को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 100% को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, और उसके बाद क्या करते, दोनों का आपस में रेशो लेके इस तरीके से प्रूव कर डालते, बराबर। ये ऐसी कहानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को एक बार 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है ये भी कैलकुलेट करके दिखा दूं, ताकि अगर कल को जाकर कभी भी तुम लोगों को कहीं पर भी 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है अगर ये पूछा जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद निकाल सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 80% रिएक्शन यानी कि क्या, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इन वर्ड्स पे फोकस करना, 80% रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सही कह रही हूँ मैं, 80% रिएक्शन आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं पूछूंगी कि कितनी रिमेनिंग है भाई, तो तुमको तो रिमेनिंग वाली सी मतलब है ना, तो तुम बोलोगे कि मैडम 20% रिमेनिंग है। मैं बोलूँगी कितना टाइम लगा बता, कितना टाइम लगा बता, इस तरीके का सवाल था मेरा तुमसे कि बोलो कितना टाइम लगा आपको 80% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ऐसे केस में फॉर्मूले के पास आ जाओ। फॉर्मूला क्या है, ए नॉट माइनस ऑफ 80 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी, यही आप लोगों का फॉर्मूला। अब खुद सोचो, अगर किसी रिएक्शन का 80% कंप्लीट हो गया, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ 1/4, ठीक है, उस रिएक्शन का सिर्फ 1/5 पार्ट बाकी है,
उसका सिर्फ 20% बाकी है, 20% बाकी है, तो 20% बाकी है मतलब कितना बाकी है, 20/100 टाइम्स ऑफ ए नॉट, इतना बाकी है। परसेंटेज को मैंने डिनोमिनेटर में लेके गई तो आप लोगों का क्या बन गया, ए नॉट बन गया, ठीक है। अच्छा, अपॉन में 100 बन गया, और 20% किसका, तो 20% ए नॉट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका A0/5, यानी कि A0/5 बचा। तो अब आपको अगर टाइम निकालना है तो क्या लिखोगे, माइनस A0/5 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T 80%। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A0/5 K इज इक्वल्स टू T 80%। तो इतना हम लोगों को टाइम लगेगा 80% रिएक्शन को क्या करवाने के लिए, आपकी कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा एक गलती स्टूडेंट से यही होती है कि वो ये एक्चुअली बताने में कई बार गड़बड़ा देता है, क्या कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जैसे मैंने कहा ना 80% कंप्लीट हो गई, तो वो क्या करता है 80 की जगह 80% वाली वैल्यू पुट कर देता है। 80 की जगह क्या कर देता है, वो 80% वाली वैल्यू पुट कर देता है। डोंट यू थिंक ये गलत है, 80 की जगह 80% वाली वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि 80 का मतलब होता है कितना बचा, ना कि 80 का मतलब ये होता है कि कितना खर्च हुआ। तो ऐसे केस में आपको 80 की जो वैल्यू है वो कौन सी पुट करनी है, कितना बचा। और कई बार पता है एक स्टूडेंट इतने बार इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता है कि उसके हाथ ना एकदम सेट हो जाते हैं कि इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा। फिर टीचर क्या करता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके घुमा कर आपको दे देता है। क्या करवाता है, वो ये बोल देता है क्वेश्चन में कि रिएक्शन 20% बच गई। तो वो गधा बच्चे को क्या लगता है कि अच्छा हर बार तो ये चीज़ कंप्लीट वाले देता था, ज़रूर 20% भी इस बार कंप्लीट वाला होगा, वो 80 को फिर लिख देता रिमेनिंग। तो एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स इज अ गेम ऑफ व्हाट, इज अ गेम ऑफ आप लोगों का, इज अ गेम ऑफ व्हाट, इट इज़ अ गेम ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर। आप उसको समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स जो मुझे तुम लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, तो हाँ एक पॉइंट और है, उस पर भी ध्यान रखो। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को प्रेशर के टर्म्स में पढ़ा था, तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम अलग से प्रेशर के टर्म्स में नहीं पढ़ेंगे। जब आपने रिएक्शन शुरू की तब आपके पास रिएक्शन कितनी थी, 100% आपके पास रिएक्टेंट था, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम आपका जो रिएक्टेंट है टी हाफ पीरियड बाद, बोलो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं फिर तुमसे पूछूं कि अगेन टी हाफ टाइम्स बाद, ठीक है, आपका क्या होगा, तो तुम्हें ये लगता कि टी हाफ टाइम्स बाद आप लोगों का रिएक्टेंट सीधा 0% हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमने यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, T 100% इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T 50%। मतलब एक टी हाफ जब आप कंप्लीट करते हो तो रिएक्शन आधी होती है, उसके बाद वो आधी नहीं होती है, वो सीधा का सीधा आपकी कंप्लीट ही हो जाती है। ये फर्स्ट ऑर्डर में नहीं हो रहा था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर में जब आप एक टी हाफ से दूसरे टी हाफ में जाते थे तो रिएक्शन वहाँ पे आधी होती थी, फिर अगेन आधी होती थी, फिर अगेन आधी होती थी, और चलता ही जाता था, चीज़ चलता ही जाता था, चलता ही जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन 2 टी हाफ के बाद ही बोलो क्या हो रही है, आप लोगों की ख़त्म हो जा रही है। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, 2 टी हाफ के बाद में ही बोलो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बल्कि ये भी एक तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का। क्या आइडेंटिफाई करने का, कि अगर कोई रिएक्शन 2 लाइफ्स में ही ख़त्म हो जाए तो वो रिएक्शन क्या है, आप लोगों की ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हाफ लाइफ्स इसकी क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद तो भैया ये पूरी की पूरी ख़त्म, फिर तो प्रोडक्ट बन गया और सारा काम आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। ये कहानी है। अच्छा, अब और क्या पॉइंट्स हैं इनके बारे में, हाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी लिखवाए थे, इस क्लास में भी मैं लिखवा देती हूँ। लास्ट क्लास में जो पॉइंट्स लिखवाए थे वो मैंने तुमसे क्या लिखवाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप टाइम का इक्वल इंटरवल सेट कर दो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो रिएक्शन परसेंटेज वाइज भी इक्वल आगे बढ़ रही है। मतलब परसेंटेज वाइज, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में 100 का 50 होता था, 50 का 25 होता था, 25 का 12.5 होता था, मतलब परसेंटेज वाइज वो आगे इक्वली बढ़ती थी।
तो अगर मैं यहाँ पर अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का इन इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड में सिर्फ रिएक्शन परसेंटेज वाइज के रिस्पेक्ट में ना देखो, ठीक है, इन इक्वल टाइम यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन किसकी, आपकी वो रिएक्टेंट की, वो भी बोलो क्या हो रही है आप लोगों की इक्वल है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल, मतलब पहले आपके पास अगर एक्स अमाउंट का, अमाउंट नॉट परसेंटेज, ठीक है, एक्स अमाउंट का रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर रहा है तो सेकंड में भी एक्स अमाउंट का ही कर रहा था, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल, वो तो ही है, साथ में परसेंटेज वाइज भी वो बोलो क्या है आप लोगों का इक्वल है, परसेंटेज वाइज भी ये क्वांटिटी क्या है इक्वल है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये लोग फॉर्म कर रहे हैं एपी, लास्ट वाले क्या फॉर्म कर रहे थे जीपी, यहाँ पे ये लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं एपी। खैर कॉमन डिफरेंस 50-50 का देखने को मिल रहा है ना, और 2 बार में तो यार रिएक्शन ही खत्म हो जा रही है, तो क्या मैं बोलूँ, बट फिर भी कम से कम इतना तो पता चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अब थोड़ी बहुत बातचीत ग्राफ्स को लेके कर लेते हैं, और क्या बातचीत है, ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। 1 या 2 पॉइंट्स मुझे और बताने हैं मैथ्स से रिलेटेड थोड़े से, बट पहले ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद उन पॉइंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो एक ग्राफ तो मैं सबसे टॉप पे तुमको बता चुकी हूँ, 80 वर्सेस टाइम वाला ग्राफ, ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब बाकी ग्राफ्स के बारे में भी बातचीत कर लो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आपको रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब रेट आप लोगों के वाई एक्सिस पर और कंसंट्रेशन आप लोगों की एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। दूसरा आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि आपको ग्राफ बनाना है वाई एक्सिस पर रेट का और एक्स एक्सिस पे आपको ग्राफ बनाना है किस चीज़ का, टाइम का, तो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप ग्राफ बनाएं। फिलहाल मैं बता देती हूँ, इन दोनों के ही ग्राफ्स ये ऐसे बनते हैं, एकदम मस्त एक्स एक्सिस को पैरेलल, ये देखो एकदम मस्त एक्स एक्सिस को पैरेलल, ठीक है। अच्छा मैडम ठीक है, बनते हैं। अब लेकिन ये ऐसे क्यों बने, इस पे हमको बातचीत करनी है। तो बातचीत कुछ इस प्रकार की है कि हम अच्छे से जानते हैं रेट का कंसंट्रेशन के साथ ये वाला रिलेशनशिप होता है, ये वाला a⁻0 वाला, मतलब इनडायरेक्टली ओवरऑल ऑर्डर, क्योंकि क्या हो जाती है उसकी 0 बैठ जाती है, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर्स की कितनी बैठ जाती है, 0 बैठ जाती है। इसका मतलब r = k, और k इज़ नथिंग बट योर कांस्टेंट। इसका मतलब एक बार r की वैल्यू जो सेट हो गई सो हो गई, ठीक है, r की वैल्यू जो सेट हो गई सो हो गई, सो ये ग्राफ बनता है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में भी बात कर लूँ, किसके, आपके टाइम के, तो यहाँ पे कोई भी टाइम का वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, नो टाइम वेरिएबल, तो इसीलिए आपका जो रेट और टाइम का ग्राफ है वो भी कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होता है वी कॉल दिस एज के, या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि जो वाई इंटरसेप्ट है, इस वाई इंटरसेप्ट को बेसिकली वी कॉल इट एज व्हाट, आप लोगों का के। तो ऊपर एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पे हमने ये ग्राफ नंबर 2 देख लिया, ये आपका ग्राफ नंबर 3 देख लिया। पेपर में पूछा जाता है पता है सीधा सीधा आप लोगों को कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे जब आपको सीखा ही नहीं होगा। तो ग्राफ नंबर 3 में आते हैं, इस बार हाफ लाइफ का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछली बार जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ का ग्राफ कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन, ये इनके जैसा है ना, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन ना आएगा, ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन ना आएगा। चलिए यहाँ पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, टी हाफ को प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसको प्लॉट कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को। हम अच्छे से जानते हैं कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, A0/2K। देखो 2 एक कांस्टेंट है और K ये दोनों के दोनों मिलकर एक कांस्टेंट ही है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, है ना, मैं ये लिख सकती हूँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, लिखा जा सकता है। और ऐसे केस में अगर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, टी हाफ को अगर y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हो, A0 को अगर आप x एक्सिस में प्लॉट कर रहे हो, तो ये किस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करता है,
ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। अच्छा, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, और अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इन दोनों को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो यहाँ से कंपैरिजन करने पे मेरा जो स्लोप है, स्लोप कितना आता है m, m यानी कि tan थीटा यानी कि बोलो कितना 1/2k, और कितना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो मैं बता रही हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा, ये स्लोप के फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में सीखा होगा, और अगर 10th में नहीं सीखा है तो 11th में तो डेफिनेटली आपने सीखा होगा, 11th 12th की स्ट्रेट लाइन मैथ्स की। और ये 1/2k कहाँ से आया, ये ए नॉट के सामने जो ये टर्म लिखी है ना, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये जो टर्म लिखी है दिस इज माई एम, ए नॉट के सामने वाला इज बेसिकली माई एम, ए नॉट के सामने वाला इज माई एम, और y इक्वल टू एम एक्स के जो क्या कहते हैं ग्राफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट के जो कर्व होते हैं वो कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले, एज वेल एज अब ओरिजिन से पास होकर किस क्वाड्रेंट में जाएंगे मैडम, किस क्वाड्रेंट में। तो ऐसे केस में आप यहाँ देखिए 1/2k इसका स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, यानी कि आपका कर्व इंक्रीजिंग नेचर का है। तो ये ग्राफ जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा, और इसको बेसिकली हम लोग हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग हमारा थीटा कहेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो स्लोप आई है, स्लोप, ये स्लोप आपकी कितनी है, 1/2k है, ठीक है, ये 1/2k है, ये कर्व हो गया, ठीक है। एक कर्व आपको वो ये पूछ सकता है, ये ग्राफ नंबर 4 था, एक ग्राफ नंबर 5 वो आपसे पूछ लेगा कि आपको कर्व प्लॉट करना है किसके बीच में, x वर्सेस t के बीच में। लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें x वर्सेस t के बीच में कर्व प्लॉट करना बताया था। पहले तो एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि x आखिर है क्या। तो x का मतलब होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल बाद कितना डिसोशिएट हुआ, कितना बचा नहीं। x का मतलब ये होता है कितना डिसोशिएट हुआ, ठीक है, कितना गया, उसको बेसिकली हम लोग x कहते हैं। और x की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो x बेसिकली न्यूमेरिकली आप a0 माइनस at को ही अपना x कहते हो, a0 माइनस at ही आपका x। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, x वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, या a0 माइनस at का ग्राफ बनाइए। तो इसका ग्राफ दिखेगा कैसा, रटना नहीं है, एक्सप्रेशन सोचना है। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन था जहाँ पे a0 माइनस at भी आता है और आपका टाइम भी आता है? बिल्कुल था, आज ही तो हमने डिराइव किया है a0 माइनस at इक्वल टू kt। अब देखो ये पूरा का पूरा a0 माइनस at कौन सी एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, y। ये जो t है ये कौन सी एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, x। तो इस t के मतलब x के सामने वाला दिस इज नोन एज m। तो अगेन ये कर्व कौन से नेचर का है, y इक्वल टू एम एक्स वाले नेचर का है। और मैंने अभी तुमको यहाँ बताया था कि y इक्वल टू एम एक्स वाले नेचर का कर्व कैसा दिखता है, ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन दिखता है। ये एंगल हो गया आप लोगों का थीटा, और यहाँ से इसकी जो भी स्लोप आएगी, वैसे मैथ्स के अकॉर्डिंग स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी उसकी स्लोप आएगी वो किसके बराबर होगी, k। और ये तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्व है। वो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्व है, पेपर में डायरेक्टली ये कर्व दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए k की वैल्यू कितनी है, डायरेक्टली यानी कि आपको थीटा दे देगा, बोलेगा k कितना है। हमें लगेगा कि कोई न्यूमेरिकल डेटा ही नहीं दिया है तो हम k कैसे निकालें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप क्या है, और उस स्लोप से हमें पता चलेगा अच्छा इसके स्लोप को ही तो क्या कहते हैं। तो tan थीटा से जो भी वैल्यू आएगी वही आपका बेसिकली क्या होगा, k होगा। ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। गैसियस स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस खूब किए हैं तुम लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत होगी। हाँ, अब अगर कोई स्टूडेंट रट्टा मारने की कोशिश कर रहा है ग्राफिकल एनालिसिस इस चीज़ को कि मैं हर करके स्लोप को रट लूँगा, राइट, तो वो चीज़ देखो फिर खैर पॉसिबल है नहीं, आप उसको रट नहीं सकते। आप कितने ग्राफ्स रटोगे, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होता है।
तो ऐसे में रट नहीं सकते, आपको बनाते आना चाहिए, आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, तो ही आप काम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला काम नहीं कर सकते। चलिए डन हो गया वाली चीज़। हाँ, अब और क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में, और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता है। तो चलो आ जाओ फटाफट आगे। और कर्व्स के बारे में एक दो कर्व और बनाए जा सकते हैं। ग्राफ नंबर 6 में आपको चीज़ें इसके रिस्पेक्ट में भी पूछी जा सकती हैं कि आप ग्राफ बताइए किसके वर्सेस, आप ग्राफ बनाइए अल्फ़ा वर्सेस किसके लिए, आप टाइम के लिए। अब कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा कौन है, वही हमारा पुराना साथी जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। कौन होता है अल्फ़ा? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, है ना। अल्फ़ा कौन होता है आप लोगों का? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा था पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम भर, जिसने तुम्हारा खून चूस लिया था, है ना, बार बार हर जगह अल्फ़ा 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 आ रहा था। तो खैर यहाँ पर भी आप लोगों के अल्फ़ा ने एंट्री मार ली है। देखो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उस पूरी पढ़ाई में कहीं पर भी आपको ये तो नहीं दिखा ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे मैं अल्फ़ा को इंट्रोड्यूस करवाई हूँ, या फिर जहाँ पे आप लोगों को अल्फ़ा दिख भी रहा है। नहीं, अल्फ़ा तो हमको कहीं नहीं दिखा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन ही नहीं है जिसके वजह से, मतलब जिसके थ्रू मैं ग्राफ बना सकूँ। तो खैर एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि नहीं यार ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास बेसिकली ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ठीक है, बेसिकली ऐसा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर सको, ग्राफ बना सको। तो खैर हम लोगों को वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, हम लोगों को एक्सप्रेशन बनाना देखना पड़ेगा कि वो क्या है। तो उसके लिए पहले आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए, अल्फ़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है, बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे हमने, अल्फ़ा आयोनिक में भी पढ़े थे। अल्फ़ा इक्वल टू कितने मोल्स आपके डिसोशिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय आप लोगों ने इनिशियल कितने मोल्स लिए थे, है ना। इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का अल्फ़ा कहते हैं। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है, मोल्स डिसोशिएटेड को हम लोग एक्स सिंबल से इंडिकेट करते थे, और इनिशियल मोल्स को जनरली हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम या आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्मॉल ए से इंडिकेट करते थे। बट खैर इस चैप्टर में मैं इस चीज़ को ए नॉट से इंडिकेट करूँगी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन को भी मैं ए नॉट से इंडिकेट कर रही हूँ, इसीलिए, ठीक है, ए नॉट, ताकि तुमको नॉट वर्ड दिखते बराबर। इसको नॉट कहते हैं, ये जो गोला बनाया ना मैंने, दिस इज नोन एज नॉट। रीडिंग करते वक्त इसको नॉट बोलते हैं, ताकि तुमको पता चले कि हाँ करके इसको ए नॉट कहते हैं। डन। अच्छा, और इसके अलावा और क्या पॉइंट है? एक पॉइंट और है जो फिलहाल मैं अभी लिखवा दे रही हूँ, बट इसको समझा के दूंगी इस पूरे वीडियो के एंडिंग में या फिर इस ग्राफ के एंडिंग में। अल्फ़ा इक्वल्स टू के टी अपॉन में ए नॉट, ठीक है। मैंने यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू को के टी पुट कर दिया। अब ये x की वैल्यू के टी कैसे आती है ये भी समझा देते हैं, बट फिलहाल के लिए आप याद रखिए। तो इससे आपको अल्फ़ा और टाइम के बीच का रिलेशनशिप मिल गया। अल्फ़ा आप कहाँ प्लॉट करने वाले हैं, वाई एक्सेस पे प्लॉट करने वाले हैं। टी आप कहाँ प्लॉट करने वाले हैं, एक्स एक्सेस पे। तो ये जो सामने का ये बचा हुआ टर्म है, दिस इज बेसिकली एम, यानी कि ये y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट का कर्व है। तो यानी कि अगेन ये चीज़ कैसी दिखेगी, उसी प्रकार से जैसे ऊपर के लास्ट दो ग्राफ दिखते आ रहे हैं, ये इस तरीके की, है ना, जहाँ पे ये एंगल आप लोगों का हो गया थीटा, यानी कि आप लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल्स टू कितना, tan थीटा। आप इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो मैथमेटिकली। लेकिन ग्राफ की स्टडी करके हमें ये समझ में आया कि जब जब कर्व अल्फ़ा वर्सेस टी के बीच में बनाया जाता है, तो जो स्लोप हम लोगों को ऑब्टेन होती है, वो स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, के अपॉन ए नॉट, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, के अपॉन ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे के ए नॉट का मतलब है इनिशियल मोल्स, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझको पेपर में ये सवाल क्रिएट करना होता, लेट्स से JEE के, मैं ये ग्राफ दे देती और आपसे पूछती इनिशियल कंसंट्रेशन निकालो, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करता है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो लोग के अपॉन ए नॉट उनको मिल जाता। कुछ और भी डेटा दिया होता, जिस डेटा से वो के की वैल्यू पुट करते तो उनको ए नॉट मिल जाता। अब क्योंकि घाई गड़बड़ी में ऐसा होता
कि वो उसे ए नॉट को, स्मॉल ए नॉट को अपना इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं। बट जैसा कि मैंने तुमको बताया, यहाँ पे स्मॉल ए नॉट आप लोगों का मोल्स है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ज़रूर आपको डेटा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे वॉल्यूम भी दिया होगा, और जब आपको वॉल्यूम दिया होगा तो आपको बस उसी वॉल्यूम का सहारा लेना है, और उसी वॉल्यूम का सहारा लेके उसको मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। और आप जब उसको मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आप लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये एक तरीका हो सकता है जहाँ पे एक स्टूडेंट गड़बड़ी करे। अच्छा, खैर इस बारे में बात कर लेते हैं कि x = KT मैंने कैसे लिख दिया, इसको एक्सप्लेन करके दो, इसका रीज़न क्या है। तो देखो, हमने आज ही एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है, कौन सा, आपका A0 - AT = KT, बराबर कह रहे हैं, ओके। अच्छा, अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी केमिकल इक्विलिब्रियम आती है, और नहीं भी आती है यार तो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं भी आती है तो सीखने की कोशिश करो कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है, कैसी रिएक्शन दी हुई है, ए से आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, है ना। तो हम लोग कैसा लिखते हैं कि T = 0 पर इसके इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, आपकी A0 रही होगी। T = T आने पर A0 में से X चला गया होगा, प्रोडक्ट X बना होगा। याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे केस में AT क्या है, इसी चीज़ को तो AT कहते हैं ना, कि कितना बचा, इसी को तो AT कहते हैं। तो इस AT की वैल्यू को जाओ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, A0 - AT की जगह क्या आ जाएगा, A0 - X = KT। अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँगी तो A0 कट जाएगा और X = KT आ जाएगा। और जहाँ पे X का मतलब कितना होता है, X का मतलब क्या होता है, कितना गया, कितना गया, ठीक है। X का मतलब क्या होता है, कितना गया, ठीक है। X का मतलब क्या होता है, कितना गया। तो X कितना गया, KT गया, K पता है, T पता है, आपको पता चल जाना है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको ये बात पता चल जानी है कि कितना आप लोगों के पास गया। आपको ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये बात पता चल जानी है कि आपके पास कितना गया, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना गया, ठीक है। एज वेल एज कितना गया एक और टर्म के बराबर होता है, A0 - AT के बराबर। बट मान लेते हैं AT नहीं दिया है, A0 भी आपको नहीं दिया है, फिर आपको अगर कोई पूछ रहा है कि इस ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आफ्टर T इंटरवल, हम लोग अगर K इतना है, T इंटरवल बाद अगर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ख़त्म हुआ होगा, तो कितना ख़त्म हुआ होगा हम ये कैसे बताएंगे। हम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के वाया देखो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के वाया ही आपको इस चीज़ों को सीखना पड़ेगा। बट इसको सीखने और समझने के लिए जो पुरानी कक्षाएं हैं जिसमें मैंने रेट, ROD, ROA, ROR यानी कि फर्स्ट क्लास किस तरीके से सिखाई थी, वो बेसिकली आपको आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक रिएक्शन दी है, A + 2B इज़ गिविंग यू प्रोडक्ट, और बाजू में उसने आपको लिख कर दे दिया है कि ये रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा उसने लिख कर दे दिया कि ये रिएक्शन कौन सी है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अगर मैं कहूँगी पहली कक्षा के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डे जब सिखाया था तुमको, इसका रेट लिख कर दिखाओ, भूल जाओ कि ज़ीरो ऑर्डर है, फॉर्डर है, डिफरेंशियल रेट लिख कर दिखाओ। तो डिफरेंशियल रेट क्या होगा, -1/1 dA/dt = -1/2 dB/dt। प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट खैर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं लिख रही हूँ। और एक बार आप मुझे इसका रेट किसके अकॉर्डिंग लिख के दिखाओ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख कर दिखाओ। किसके अकॉर्डिंग लिख कर दिखाओ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख कर दिखाओ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट क्या होगा, K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 0। याद रखिएगा, ऑर्डर का और स्टोइकियोमेट्री का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब एक स्टूडेंट के दिमाग में बात ये भी आ सकती है, मैम आप A की पावर -1 और B की पावर 1 आप ये भी तो ले सकते थे ताकि ओवरऑल 0 आए। मैं बिल्कुल ले सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे तो हज़ारों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना। कोई बोलेगा -99 +99 ले लो, कोई बोलेगा +100 -100 ले लो, कोई बोलेगा +1 लाख -1 लाख ले लो। तो मैंने सिंपलिस्टिक वाला आपका लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बताने लायक क्या था, इसमें बताने लायक दो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट।
पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी ने तुमसे एटी पूछा, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट था तो एटी बताना बड़ा ही आसान होता था, है ना। अब अगर मान लेते किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है आपका, मतलब फॉर्मूला क्या है, अगर ए के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में ए की स्टोइक्योमेट्री कितनी है 1, तो फॉर्मूला होगा ए नॉट माइनस ऑफ ए टी इक्वल टू के टी, जो हमने डिराइव किया। क्योंकि अभी जो मैंने तुमको ऊपर पूरा डेरिवेशन बताया था, ये इतना लंबा चौड़ा सा, उस डेरिवेशन में ए के सामने की स्टोइक्योमेट्री कितनी थी 1 थी ना, तो वो जो फॉर्मूला बन के आया ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, वो तब आया जब स्टोइक्योमेट्री कितनी हो 1 हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर मुझे बी टी निकालना है, मतलब बी के बी टी, तो बी टी कैसे निकालेंगे, तो बी टी कैसे निकालेंगे, तो बी टी निकालने के लिए बी की भी तो कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, तो बी नॉट माइनस, अब सुनो, बी नॉट माइनस करने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, बी टी इक्वल टू के टी। लिखने से पहले ध्यान देना, क्योंकि बी की स्टोइक्योमेट्री 2 है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ के टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ के टी आएगा। ये आपको चेंज याद रखना है। अगर स्टोइक्योमेट्री आ जाए तो स्टोइक्योमेट्री आने से क्या चेंज क्रिएट होता है। कई स्टूडेंट्स इस तरीके का भी काम करते हैं कि मैडम एक काम करते हैं ना, अपन स्टोइक्योमेट्री को ही 1 बना देते हैं, तो बना सकते हो डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को 1, लेकिन ज़रूरी तो है ना कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे आपके दोनों रिएक्टेंट्स की स्टोइक्योमेट्री 1 हो जाए। लेट्स से एक तरफ 2a + 5b है, अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो a की स्टोइक्योमेट्री 1 हो रही है, बट 5 की 5/2 हो जाएगी। 5 से डिवाइड करोगे तो b वाले की स्टोइक्योमेट्री 1 हो जाएगी, a वाले की नहीं हो पाएगी। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपके लिए स्टोइक्योमेट्री को 1 कर पाना पॉसिबल नहीं है डिवाइड करके सिंपली रिएक्शन को, तो ऐसे केस में आपको फिर ये तकनीक का इस्तेमाल करना है। क्या इससे हम लोगों के हाफ ऑर्डर, मतलब हाफ लाइफ में भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल, इससे आपकी हाफ लाइफ में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कैसे? इस ए नॉट वाले के लिए, यानी कि ए वाले के लिए अगर मुझे कोई हाफ लाइफ निकालने को कहेगा, सो हाफ लाइफ वुड बी क्या, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ के, मतलब 2 तो होता ही था उसके नीचे पहले से, क्योंकि जब स्टोइक्योमेट्री 1 थी तो 2 होता था। अब देखो, जब स्टोइक्योमेट्री 1 थी तब हम डिनोमिनेटर में 2 लिखते ही लिखते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग डिनोमिनेटर में 2 लिखते ही लिखते थे, बराबर। अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर कोई इसकी हाफ लाइफ लिखने को कह दे, टी हाफ आपके किसके लिए, बी के लिए, तो ऐसे केस में अब क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ जाएगा कि आपको ए नॉट की जगह पहली बात तो बी नॉट आएगा, क्योंकि बी के लिए आप लिख रहे हो, अपॉन में जो हम 2k लिखते थे वो 2k तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बी की स्टोइक्योमेट्री 2 है तो यहाँ पे आपको 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये बनने वाला है बी नॉट अपॉन में, बोलो कितना, 4k। ये क्या बनने वाला है, बी नॉट अपॉन में कितना, 4k, ठीक है। क्या बनेगा, बी नॉट अपॉन में कितना, 4k। ये इस तरीके से आपको अगर 0 ऑर्डर के केस में स्टोइक्योमेट्री आ जाए तो इस तरीके से आपको काम करते आना चाहिए। ये तरीका तभी लगाने का है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, और सच दैट कि उन 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है। अगर अकेला रिएक्टेंट है तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान है, ऊपर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, अबोव रूल should be used, ठीक है, should be used when there are 2 or more reactant, जब आपके पास 2 और more क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, बराबर है। अच्छा, तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि क्या गड़बड़ है, क्या नहीं हो रही चाहिए, अदरवाइज अटक जाओगे। अच्छा, एक आधी सवाल के थ्रू और देख लेते हैं, ये वाला करो, 2a + 3b इज़ गिविंग यू प्रोडक्ट। अगेन 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि मैं तुमको पहले ही कह रही हूँ, R = k टाइम्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ a raised to the power 0 b raised to the power 0। बोलो AT कितना होगा, या फिर वो एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा, a नॉट माइनस ऑफ AT इक्वल टू, हम KT लिखते थे बट इक्वल टू KT ना लिखते हुए इस बार 2 टाइम्स ऑफ KT लिखेंगे। हम लोग B लिखते थे, बोलो B क्या होगा, B नॉट माइनस में BT इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स ऑफ KT लिखेंगे। अगर मैं T हाफ तुम्हें लिखने को कहूँ A का, तो A नॉट अपॉन में 2K तो होता ही होता था,
बट क्योंकि यहाँ पे ए के सामने की स्टोइक्योमेट्री भी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4k। वैसे ही अगर मैं तुमसे टी हाफ बी का लिखने को कहूँ तो ऊपर में बी नॉट नीचे में 2k तो होता ही होता था, बट क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टोइक्योमेट्री कितनी है 3 है तो मुझे यहाँ पे तो 3 इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी, ये इस तरीके की कहानी, बस ख़त्म। तो ये कुछ बेसिक सी बातचीत है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं तो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज तुम लोगों की कहानी बहुत ही सिंपल सोबर सी है। अच्छा, अब इसमें एक आखिरी चीज़ और उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। वो आखिरी चीज़ सुनो क्या है। के जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, रेट कांस्टेंट को हम लोग के कहते हैं ना, बिल्कुल। के किसी भी रिएक्टेंट का निकालना हो तो, किसी भी रिएक्टेंट का अगर आपको के निकालना हो तो ऐसे केस में उस रिएक्टेंट का के कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट का के कैसे होता है? तो फिर रिएक्शन का होता है ना, तो उसके जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स हैं वो भी ना किसी ऑर्डर के हैं ना, किसी ना किसी। तो अगर आपको कभी किसी रिएक्टेंट का के निकालना हो, रिएक्टेंट का के, तो ऐसे केस में उस रिएक्टेंट का के कैसा निकाला जाएगा? जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन का वो रिएक्टेंट है, उस रिएक्शन का के उठाकर लेकर आ जाओ मार्केट से। रिएक्शन का के कैसे निकालते हैं? ऊपर जितने भी के आपने यूज़ किए या फिर ऊपर जितने भी फॉर्मूले आए हैं, ठीक है, जहाँ पे भी के वर्ड का प्रयोग किया गया है, उन सारे ही फॉर्मूलों से जो के आता है वो बेसिकली रिएक्शन वाला ही के आ रहा है। ठीक है, वो बेसिकली कौन सा के आ रहा है? रिएक्शन वाला ही के आप लोगों को निकाल के वो दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? मैं स्टोइक्योमेट्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब जो भी रिएक्टेंट है उसकी स्टोइक्योमेट्री से। तो ऐसे केस में वो आपके पास क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का के आ जाएगा। जैसे ऊपर की रिएक्शन में मान लेते हैं आपको पूरी की पूरी रिएक्शन का के दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का के x है, और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में के की वैल्यू कितनी है, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में के की वैल्यू कितनी, तो क्या कहोगे? जो रिएक्शन का के है मल्टीप्लाई बाय ए की स्टोइक्योमेट्री कितनी है, तो ए की स्टोइक्योमेट्री 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में के की वैल्यू क्या है, तो उसको किस तरीके से बताओगे? उसको ये बताओगे जितना रिएक्शन का के है यानी कि x मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टोइक्योमेट्री यानी कि कितनी बताइए आप लोगों की 3। ये इस तरीके की कहानी। ठीक है, ये आप लोगों की कहानी, बस ये इतना ध्यान रखोगे और कुछ भी नहीं। उनको ये जो प्रवचन दिया गया इतना बड़ा येलो मार्किंग से, ये इसीलिए दिया गया कि देखो हम लोग जब भी रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ का जो भी एक्सप्रेशन होता है कि रेट इक्वल टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह, तो यहाँ से जो ये के आता है ये किसका के होता है? ये आप लोगों के रिएक्शन का के होता है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन का के। बट अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और अगर उनमें स्टोइक्योमेट्री है, ठीक है, अगर उनमें स्टोइक्योमेट्री है तो आपको अगर के की वैल्यू लेट से इस्तेमाल करनी है, मान लेते हैं मुझे टी हाफ का जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मैं लिखती हूँ ना A0/2k, तो वहाँ पे जो मुझे के की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, ये के की वैल्यू एज इट इज़ तभी इस्तेमाल की जा सकती है जब आपके A0 की स्टोइक्योमेट्री 1 हो। हमने फॉर्मूला तब डिराइव किया ना जब हमने ए की स्टोइक्योमेट्री 1 ली, लेकिन मान लेते हैं ए की स्टोइक्योमेट्री 1 नहीं है तो क्या करेंगे? तो तुमने क्या कहा कि मैडम देखो ऐसा करेंगे ना, जो स्टोइक्योमेट्री होगी स्टोइक्योमेट्री से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, ये कहा। तो यानी कि मैंने क्या कहा आपको इनडायरेक्टली? मैंने इनडायरेक्टली ये कहा कि जो भी के है, के यानी कि कौन? रिएक्शन का के, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। जो भी आपका के है आप उसको किससे मल्टीप्लाई करो? स्टोइक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करो। यानी कि होता क्या है कि अगर आपके पास मोर देन 1 रिएक्टेंट हो तो ऑब्वियस स्टोइक्योमेट्री अगर अलग हो, 1 नहीं हो, तो हम लोग डिनोमिनेटर में जो के रखते हैं वो हमें उसी रिएक्टेंट का के रखना पड़ता है। अब रिएक्टेंट का के कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए के ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन का के मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टोइक्योमेट्री, है ना। जब भी हमको टी हाफ लिखना होता है वो भी ऐसे का जिसमें उसके रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री 1 नहीं है, तो वहाँ पे हमको B0 में 2 टाइम्स ऑफ के किसका लिखना पड़ता है? बी का लिखना पड़ता है। अब बी का के कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा जो रिएक्शन का के है उसको मल्टीप्लाई बाय 3, ताकि तुमको पूरा का पूरा वो जो डेरिवेशन है वो वापस से ना करना पड़े। नहीं तो होगा कैसा? इमेजिन करो कि ये सारी ट्रिक्स तुम्हें अगर नहीं पता है
तो अगर ये सारी ट्रिक्स तुम्हें नहीं पता होंगी तो उससे नुकसान क्या है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम अगर 2 या 3 रिएक्टेंट्स आ गए और उनकी स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है तो क्या वापस से पूरा मतलब डिराइव करें क्या, शुरू से शुरू? क्या हर बार हम शुरू से शुरू करेंगे क्या? तो नहीं, हर बार हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे। सिमिलरली जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी लिखते हैं तो वहाँ जो के होता है वो किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का लिखते हैं। अब रिएक्टेंट अगर आपकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये स्टोइकियोमेट्री 1 है तो रिएक्टेंट का के और रिएक्शन का के सेम होता है, तो हमें वहाँ पे टेंशन नहीं देती। बट अगर मान लेते कल को अगर कभी भी किसी भी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं है और तुम कर भी नहीं पा रहे हो 1, तो ऐसे केस में क्या करोगे? यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या लिखना होता है? यहाँ पे आपको के ए लिखना होता है। तो वो के कैसे आएगा? जो भी उस ए की स्टोइकियोमेट्री है मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन। ये बेसिकली एक ट्रिक है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है एंड नथिंग